तो हेलो दोस्तों, आज हम जो है सो पॉलिटी का एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक है उसको आज हम लेकर के आए हैं, उसका नाम है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, यानी कि हम लोगों का क्या क्या कर्तव्य बनता है अपने देश के प्रति, अपने संविधान के प्रति, उसी चीज़ को आज हम जानेंगे, उसी चीज़ को लेकर करके आए हुए हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है मौलिक कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 51 का में लिखित है, यानी कि जो हमारा संविधान है भाग 4 का और आर्टिकल जो है हमारा 51 का ए में लिखित है। पहला, इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी, इसके बैकग्राउंड का जो होता है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है सो 42वें संविधान संशोधन करके 1976 में जो है सो टोटल 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, लेकिन इसके पश्चात 86वें संविधान संशोधन 2002 को, ठीक है, फिर से इसको संशोधन किया गया और उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी कि टोटल हो गया अब कितना, 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और इन सभी मौलिक कर्तव्यों को जो है सो बर्मा समिति की अनुशंसा पर जो है सो लागू किया गया। तो चलिए अब एक एक करके सारा कर्तव्यों को देखते हैं। तो पहला कर्तव्य है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों एवं संस्थाओं में राष्ट्र ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करें। ये मेरा पहला कर्तव्य बोलता है। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। संविधान का पालन करना, ठीक है, और इसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के संदर्भ में प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह आदर्शों का सम्मान करे, जिसमें स्वतंत्रता, न्याय, समानता, भाईचारा और संस्थाएं अर्थात संस्था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सम्मिलित है। ठीक है, अर्थात किसी भी असंवैधानिक गतिविधियों में लिप्त हुए बिना संविधान की गरिमा बनाए रखना नागरिकों का मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, संविधान में यह भी उल्लेखित किया गया है कि यदि राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का कोई अनादर करता है तो संविधान के प्रति वह दंड का भागीदार होगा। एक संप्रभु राष्ट्र के नागरिक के रूप में संविधान का आदर करना हमारा, यानी कि हर किसी का मूल कर्तव्य है। देखिए, ये जो आपको हम 11 मौलिक कर्तव्य बता रहे हैं, जबरदस्ती संविधान नहीं बोलता कि हर किसी पे थोप दो, लेकिन ये अपना कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के लिए कुछ करें। तो चलिए, ये हो गया पहला। अब देखते हैं दूसरा। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्र स्वाधीनता आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को सम्मान करें। ठीक है, जैसे पहला तो हो गया कि हमारा संविधान बन गया। ठीक है, अब दूसरा क्या, संविधान कैसे बना, जब देश मेरा आज़ाद हुआ। जब देश मेरा आज़ाद हुआ तो कैसे आज़ाद हुआ, आखिर कोई तो होगा ना जो देश आज़ाद किया होगा। तो देखिए दूसरा कर्तव्य में वही आ गया, जो स्वतंत्रता दिलाने में हमारा देश को अपना जान समर्पित किया है। ठीक है, उसका सम्मान करना। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं उसके बाद में क्या बोल रहा है। भारत के नागरिकों को उन महान आदर्शों का ध्यान रखते हुए पालन करना चाहिए जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरणा का स्रोत बने। ठीक है, एक समाज का निर्माण और स्वतंत्रता, समानता, अहिंसा, भाईचारा और विश्व शांति के लिए एक संयुक्त राष्ट्र का निर्माण करना हमारे आदर्श हैं। यदि भारत के नागरिक इन आदर्शों के प्रति सचेत और प्रतिबद्ध है तो अलगाववादी प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकता। देखिए, बोल रहा है कि हमें पहली बात तो जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में मदद किया है, अपना जान गंवाई है, उन लोगों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, हम लोग को किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबके साथ समानता, सबको फ्रीडम है। ठीक है, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। अगर अलग अलग करके रहेंगे तो 1857 की क्रांति के साथ फिर हम लोग को विफलता मिलेगी। इसलिए एकता में बल है, तो यही बताया जा रहा है कि एक होकर के रहना चाहिए। तीसरा देखते हैं। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी कि भारत में संप्रभु शांति बनाए रखो, एकता बनाए रखो। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। यह भारत के सभी नागरिकों के सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय दायित्व में से एक है। भारत में जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर लोगों की विशाल विविधता है। ठीक है, यदि देश की आज़ादी और एकता पर कोई खतरा उत्पन्न होता है तो तब संयुक्त राष्ट्र की कल्पना करनी संभव नहीं है। इसके लिए संप्रभुता लोगों के पास हमेशा रहती है। मौलिक अधिकार की धारा 19(2) के तहत भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के उचित प्रतिबंधों की अनुमति प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये था मेरा तीसरा। अब देखते हैं चौथा। देश की रक्षा करें तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, यानी कि देश की रक्षा भी करना है और आवश्यकता पड़ा तो अपना योगदान भी देना है। ठीक है, अब जैसे आर्टिकल अनुच्छेद 23 और 4 में लिखा है शोषण के खिलाफ अधिकार है। ठीक है,
लेकिन अगर आप देश में ही आपकी आवश्यकता पड़ रही है, महिलाओं को आगे किया जा रहा है कि आप लोग आगे बढ़िए, तब यहाँ पर जो है सो सुनवाई होगा, ठीक है? तो वहाँ पर तो महिलाओं को तो आगे आना पड़ेगा, तो देश की रक्षा उस समय वहाँ नहीं देखा जाता समानता का अधिकार। चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। बाहरी दुश्मनों के खिलाफ खुद की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है? प्रौद्योगिकी और परमाणु शक्तियों में सुधार होने से युद्ध केवल भूमि पर ही नहीं लड़े जा रहे, इसलिए सभी नागरिकों इसके लिए बाध्य है कि कोई भी संदिग्ध तत्व जो भारत में प्रवेश करते हैं के प्रति जागरूक रहें और जरूरत पड़ने पर स्वयं का बचाव करने के लिए हथियार उठाने को भी तैयार रहें, ठीक है? थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा इसमें सभी नागरिकों को शामिल किया गया, ठीक है? जैसे बोला जा रहा है कि अचानक से कोई आपके आपके एरिया में एंट्री लेता है, जो उग्रवादी हो, नक्सलवादी जो भी है, ठीक है? और अगर आपके देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, तो आप उसे मारें, उसको भगाएं, ठीक है? या तो लोगों को बतलाएं, ऐसा ना हो कि आप उसे पनाह दें, क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है कि हमें अपने देश की सेवा करनी है। तो चलिए 5वां देखते हैं। धर्म, भाषा और प्रबंध या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगों में समरसता और सम्मान बंधुत्व की भावना का निर्माण करें, स्त्रियों के सम्मान करें, विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें, ठीक है? स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। जैसे देखिए इसमें बोला जा रहा है कि धर्म, भाषा पर किसी के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव ना करें, ठीक है? बड़े छोटे के काले गोरे पर भेदभाव ना करें, स्त्रियों के सम्मान के लिए विरुद्ध जो भी प्रथा उसका त्याग करें। जैसे सती प्रथा था, ठीक है? तो उसका त्याग हुआ क्योंकि स्त्रियों के खिलाफ थी। विधवा सती प्रथा में जो है, उसके बाद हम लोग विधवा पूर्ण विवाह लाए, उसके लिए कुछ अच्छा हुआ स्त्रियों के लिए। इसी प्रकार हमारा 5वां बता रहा है, तो इसको विस्तार से देखते हैं। लोगों के बीच विभिन्न विविधताएं प्रदान की गई है और एक ध्वज और भाईचारे की नागरिकता की भावना की उपस्थिति सभी नागरिकों में स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए, ठीक है? यह उल्लेख भी किया गया है कि सभी नागरिकों को संकीर्ण सांस्कृतिक मतभेद से ऊपर उठकर सामूहिक गतिविधियों के साथ सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है। यानी कि बोल रहा है कि भेदभाव को छोड़ करके जो है सो हमें अपनी फ्यूचर्स के बारे में सोचनी चाहिए, कुछ नया करने की सोचनी चाहिए, कैसे हम आगे बढ़े इसके बारे में सोचिए। कि धर्म के साथ, जाति के साथ, लिंग के साथ, काले गोरे के साथ इस तरह का भेदभाव करके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम पीछे रह जाएंगे, ठीक है? ये हम लोग 5वां कर्तव्य बता रहा है। अब 6ठा क्या है? हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, ठीक है? यानी कि हमारी संस्कृति का, जैसे हमारी संस्कृति विरासत सबसे अमीर और समृद्ध विरासतों में से एक है। यह पृथ्वी की विरासत का भी एक हिस्सा है, इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हमें अतीत से जो भी विरासत में मिली हो उसका रक्षा करें और इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए बनाए रखें। भारत की सभ्यता जो है सो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। कला, विज्ञान, साहित्य के प्रति हमारे योगदान को पूरे विश्व में जाना जाता है और यह देश हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के भी जन्मभूमि रही है, ठीक है? देखिए बोल रहा है हमारी संस्कृति, जैसे हम लोग क्या अपनी संस्कृतियों को मिटाते जा रहे हैं, ठीक है? भूलते जा रहे हैं, अब उसको बिगाड़ते जा रहे हैं। तो हमारा जो है एक मूल कर्तव्य बनता है कि जो हम देख रहे हैं वो हमारा फ्यूचर भी देखे, तो हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखना, अपनी जो विरासत मिली है उसे बचाए रखना है। ये हमारा 6ठा बोल रहा है। अब 7वां देखते हैं क्या है? प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे तथा प्रकृति पर्यावरण की रक्षा का संवरण करना। यानी इसको बोला जाए तो हमारी प्रकृति को बचाने के लिए है हमारा मौलिक कर्तव्य 7वां, ठीक है? और बोला जा रहा है कि जो भी जीव जंतु है जो प्राकृतिक में पाए जा रहे हैं, खुले में पाए जा रहे हैं, जो लुप्त प्राय होते जा रहे हैं, उनकी सेवा करें, उसको बचाने की कोशिश करें, उसका शिकार ना करें, ठीक है? वही बता रहा है। हमारे देश में प्राकृतिक भंडार और संसाधन है, ठीक है? इसलिए इनकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। बढ़ते हुए प्रदूषण और बड़े पैमाने पर हो रही जंगलों की गिरावट से पृथ्वी पर रहने वाले सभी मानव जातियों को भारी नुकसान हो सकता है। बढ़ती हुई प्राकृतिक आपदाएं इसका प्रमाण भी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 48A के तहत अन्य संवैधानिक प्रावधानों में से इसे और अधिक मजबूत बनाया गया है, जिसमें यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य पर्यावरण रक्षा और इसमें सुधार करेगा तथा जंगलों व अन्य वन जीवों का संरक्षण करेगा, ठीक है? जैसे यहाँ का जो मतलब प्रकृति में जंगलों में जो जानवर पाए जाते हैं, 1976 में एक ठो नियम बना है, ठीक है? उसके बाद 1971 में जो है सो रामसर सम्मेलन हुआ था हमारा ईरान में, ठीक है? ईरान में एक शहर है रामसर, वहीं पे रामसर सम्मेलन हुआ था कि हम लोग कैसे अपना मतलब प्रकृति को बचाना है, कैसे फ्यूचर्स में आने वाली समस्या जैसे पोल्यूशन वगैरह इससे छुटकारा पाना, हम कैसे जीरो कार्बन तक पहुंच सकते हैं, ये सब चीज़ को लेकर के हमें अपना नेचर को बचाए रखने की सम्मेलन हुआ था। इस चीज़ के टॉपिक पे बातें हुई थी, कुछ प्लान बना था, ठीक है? कुछ अधिनियम पारित हुए थे, लेकिन अगर हम उसको अच्छे से देखिए, अभी अच्छे से हम लोग पालन नहीं करें तो अभी क्या है, गर्मी का टेम्परेचर इतना बढ़ते जा रहा है, ठीक है? हम लोग दिन ब दिन
झुलसते जा रहे हैं, प्लस में जो है सो आने वाले समय में, जब अभी ये है तो आने वाले समय में ग्लेशियर पिघलेंगे, बहुत सारे द्वीप जो है सो डूब जाएंगे। तो हमें अपनी प्रकृति को बचाए रखना है, जंगल वंगल को नहीं काटना है, जंगल में जो भी जानवर डूब प्राय है उसे भी बचाए रखना है, उसकी शिकार नहीं करना है। ये हमारा 7वां बता रहा है। 8वां जो है सो बोलता है मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञान अर्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, यानी कि मानववाद, अपनी मानवता को समझें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञान अर्जन को सुधार की भावना का विकास करें। यानी कि होता है ना जादू टोना, ठीक है, झाड़ फूक, ये सब जो अंधविश्वास फैला हुआ है उसको आप अस्वीकार करें, उसको आप ना माने, भूत प्रेत ये सब को ना मान करके आप जो है सो फिलहाल विज्ञान विज्ञान पर विश्वास करें। और जिस तरह विज्ञान हम लोग विज्ञान का सहारा लेकर के हमें आगे देखनी चाहिए, अपनी फ्यूचर की ओर सोचनी चाहिए, ना कि अंधविश्वास के चक्कर में हमें पीछे की ओर रह जाना चाहिए। तो इसको डिटेल से देखते हैं। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि तेजी से बदलती हुई दुनिया के साथ संतुलन बनाए रखने के लिए वह वैज्ञानिक सोच और भावना को बढ़ावा दे। ठीक है, वही है कि आप जादू टोना पर विश्वास ना करें, अंधविश्वासों पर विश्वास ना करें, और अपने विज्ञान पर भरोसा करें और आगे बढ़ते जाए। जिस तरह अभी मेरा इंडिया जो है सो 2024 में जो है सो टेक्नोलॉजी वाला कंट्री कहला रहा है, एक से एक तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है। तो आप साइंस पे बिलीव करें और जादू टोना को पीछे छोड़ें और अपने आप को बेहतर बनाएं। ये हमारा 8वां बताता है। 9वां क्या है, तो 9वां देखते हैं। हिंसा से दूर रहें तथा सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षा करें। ठीक है, यानी कि बोल रहा है कि हिंसा से दूर रहे, कोई ऐसा काम ना करे, कोई हिंसा ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, भीड़ में, साथ में जो है सो बोला मतलब सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति जो संपत्ति हम लोग का जनता से जो टैक्स ली जाती है, जो हम लोगों से टैक्स लिया जाता है, वह सिर्फ जो है सो हम ही लोग के पीछे खर्चा किया जाता है। जैसे ट्रेन है, बस, सरकारी बसें हैं, सड़क है, तरह तरह का जो उपकरण है जो हम मतलब सार्वजनिक संपत्ति है, उन्हें सभी लोगों के लिए है, जो सरकार हम लोग को उपलब्ध कराई, हम ही लोग के टैक्स के पैसा के। लेकिन अगर हम लोग कोई तरह का मोर्चा करते हैं, ठीक है, कोई तरह का सम्मेलन करते हैं, तो उसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसा हम लोग को नहीं करना चाहिए। हम लोग का मौलिक कर्तव्य में बताया गया है जो ये सार्वजनिक संपत्ति को हम लोग को बचाए रखना है, क्योंकि वो सरकार की संपत्ति नहीं है, वो हम लोग की संपत्ति है। तो देखिए इसको डिटेल से पढ़ते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक देश जो पूरी दुनिया में अहिंसा का उपदेश देता है, वहाँ हम समय समय पर निरंतर हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की घटनाओं के साक्षी बनते हैं। सभी मौलिक कर्तव्यों के उल्लंघनों के बीच यह धारा सभी बाकी है। जब भी कोई हड़ताल या फिर रैली होती है तो वहां उपस्थित भीड़ बसों, इमारतें जैसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा उन्हें लूटने की मानसिकता को विकसित करती है, और नागरिक जो संरक्षक है वो मूल दर्शक हो जाते रहते हैं। जैसे हम इन लोग को अपना संपत्ति बचाना, लेकिन हम लोग अपना संपत्ति को खुद चोरी कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग किसी को बताते नहीं हैं और हम लोग उल्टी जो उसमें हेल्प कर देते हैं अपना सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में। तो चलिए ये था 9वां। अब देखते हैं 10वां क्या था। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छुए। देखिए बोल रहा है कि अगर मिलजुल करके हम लोग आगे फ्यूचर की ओर सोचेंगे तो हम लोग हमेशा प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, जैसे जापान देखिए, जापान डेवलप कंट्री है, जबकि जिस तरह हमारा इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है, देखा जाए तो हमारा इंडिया को भी डेवलप कंट्री में शामिल होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ठीक है, तो वही बुरा, अगर हम लोग सब मिल करके निरंतर प्रयास करेंगे तो हम तो आगे बढ़ेंगे ही, मेरा देश भी आगे बढ़ेगा। इसको विस्तार से देखते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के रूप में हम जो भी कार्य अपने हाथों में ले वह उत्कृष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाने चाहिए, जिससे हमारे देश निरंतर उपलब्धियों के शीर्ष स्तर पर पहुँच सके। इस अनुच्छेद में देश को न केवल पुनर्जीवित करने और फिर से संगठित करने की क्षमता है, बल्कि इसे उत्कृष्टता के उच्चतम संभव स्तर तक पहुँचाने में सक्षम करना है। ठीक है, ये हमारा 10वां बोलता है। अब 11वां देखते हैं। 11वां बोलता है प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये तो हमारा अनुच्छेद में भी है, आर्टिकल 21 का ये जो है उसमें भी बोला गया है कि मतलब लेबर बच्चा लोग को जो है पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। वही बोल रहा है प्रत्येक 6 से 14। हाँ, ये अब देखिए ये मौलिक कर्तव्य बनता है, लेकिन जिसके माता पिता नहीं है वो तो इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं प्रत्येक सक्षम जिसके माता पिता हैं उनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, उसके लिए ये उसका एक कर्तव्य है कि आप उसे पढ़ाइए, क्योंकि 14 के बाद जो है बच्चा का माइंड जो है कुछ और हो जाता है। अगर इस मिडिल एज में अगर उसको नहीं मिलेगा शिक्षा तो गलत लाइन में जा सकता है। इसको डिटेल से देखते हैं। यह राष्ट्रीय आयोग की सिफारिश थी कि 6 से 14 साल की उम्र के बीच के बच्चों को कानूनी रूप से मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा हो। 86वें संविधान संशोधन कानून के रूप में 6 से 14 के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया। यानी कि ये लास्टवां मौलिक कर्तव्य था जो 86वें संविधान संशोधन 2002 को जोड़ा गया था। ठीक है, और देखिए ये टोटल मेरा 11 खत्म हो गया। ठीक है,
लेकिन इसमें भी हम लोग को लगता है कि कुछ-कुछ और जो है सो मौलिक कर्तव्य यहाँ पे जुड़ना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो संशोधन नहीं कर सकते हैं। ये सब सरकार के हाथ में है, पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हैं तो देखिए हमारी तरफ से जो ऐड होना चाहिए हम आप लोग को बता देते हैं। जैसे हो गया वोट, ठीक है? वोट यानी कि मतदान, हम लोग का एक कर्तव्य होना चाहिए कि अच्छे सरकार को चुनें, जो हमारे देश को आगे लेकर के जाए, ठीक है? देश की प्रगति करे, हमें अच्छा सुरक्षा प्रदान करे, हमारे देश के लिए बेटर हो, हमारे फ्यूचर्स के लिए बेटर हो, वैसा नेता को चुनने का हक होना चाहिए। इसके लिए वोट अनिवार्य करना चाहिए कि आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि आप वोट दीजिए, ठीक है? दूसरा है टैक्स, अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा कैसे? तो टैक्स भी देना हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है कि अगर हम कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ टैक्स जो सो अपने देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, उसमें टैक्स दें, ठीक है? तीसरा है फैमिली प्लानिंग, ठीक है? आने वाले समय में जैसे हमारे देश का संसाधन धीरे-धीरे खत्म होते जा रहा है, ज़मीन टुकड़ों में बढ़ते जा रहा है, अगर हम अभी से फैमिली प्लानिंग नहीं करेंगे अपना, हम तो हमारे तो जो योजना है इस तरह का, तो आने वाले समय में जो है सो जिस कदर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पृथ्वी पर प्राकृतिक का बहुत ज़्यादा दोहन होने वाला है, ठीक है? तो ये 3 चीज़ जो है सो ऐड होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। चलिए ठीक है, ये था आप लोग का 11 मौलिक कर्तव्य, ठीक है? इसे एक बार आप रिवाइज़ कर लीजिए, ठीक है? और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम पीडीएफ दे देंगे, ठीक है? साथ में अगर आप लोग को अच्छा लगा हो, ठीक है? आप लोग को लगा कि कुछ सीखें हम इससे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें और सपोर्ट करते रहें। चलिए मिलते हैं